Good morning, student. Today we are going to start a new chapter, the junk seller. What is the meaning of junk? पता है आप लोगों को जंक मतलब क्या होता है? जंक मतलब कबाड़ा, जो चीज हमारे लिए वेस्ट हो जाती है जब हम उसको यूज नहीं करते हैं और घर में ऐसी पड़ी रहती है तो हम बोलते हैं कबाड़ा हो गया, इसको बेच दो। सेलर मतलब बेचने वाला, है ना? द जंक सेलर। तो इस जो कल मैंने आपको पीडीएफ भेजा था चैप्टर का, उसमें एक किरण नाम की कबाड़ी वाली थी जिसने अपनी एक रियल स्टोरी के बारे में उसमें बताया था कि किस तरीके से वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। उसके पापा उसको पढ़ाना चाहते थे, उसको साइंस और हिंदी बहुत पसंद था, लेकिन मैथ्स से वो बहुत नफरत करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ही मैथ्स उसके आगे जाके बहुत काम आने वाला है। लेकिन होता क्या है, फिर उसके फादर जो एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उसके फादर की, और उनका बहुत डिफिकल्ट टाइम आ जाता है घर में, है ना? तो उसकी और उसको 8th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो वो और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो नहीं पढ़ा सकती थी उसकी माँ। और उसकी माँ क्या करती है, उसकी शादी करवा देती है। शादी करके वो जब अपने हस्बैंड के घर जाती है, तो वहाँ वो लोग कच्चे घर में रहते थे, मड के घर में रहते थे, जहाँ उसके 2 भाई और 1 बहन भी थी जो कि स्कूल नहीं जाते थे, और वो लोग एक चाय की दुकान चलाते थे। फिर उसने सोचा कि इससे तो बहुत कम अर्निंग होती है, घर का खर्च कैसे चलेगा? तो उसने एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। तो उनके एक अंकल ने उसको सजेस्ट किया कि तुम जंक की शॉप मतलब कबाड़ा खरीदने का काम खोलो, है ना? फिर उसकी सास और उसने मिलकर एक दुकान खोली, और उन्होंने 8,000 रुपीज लोन लेकर एक शॉप खोली। और फिर वो धीरे 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 अपने काम में इतना बढ़ती चली गई कि उसका वो जो बिजनेस था वो बहुत आगे बढ़ने लगा। तो वही सब चैप्टर का जो क्वेश्चंस उस चैप्टर में है वही इस वर्कबुक में भी है, जो हम सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। ठीक है? सो दिस इज अवर फर्स्ट पेज। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नोट्स। इस चैप्टर में हम पैसों के बारे में, मतलब रुपीस के बारे में जानेंगे कि कितने रुपीस मिलके कितने टोटल रुपीस हो जाते हैं, या किसी 1 kg की कॉस्ट हमें मालूम है और 35 kg की पूछी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटे छोटे से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस उसमें है। और कैसे हम मतलब मल्टीप्लिकेशन इजी वे में कर सकते हैं, वो भी मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब 100 के 5 नोट्स आपके पास हो तो टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे? तो 100 × 5, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे? 500। 12 नोट्स ऑफ 5, 5 के 12 नोट्स हो तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 5 = 60। 15 नोट्स ऑफ रुपीज 10, 10 के 15 नोट्स हो तो 15 10 = 150। 14 नोट्स ऑफ 50, 50 के 14 नोट्स, तो क्या करोगे? 14 मल्टीप्लाई बाय 50। जब मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था तब मैंने बताया था जब इस तरीके के सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो वंस प्लेस पे 0 होता है उसको तो पहले हम प्रोडक्ट में रख देते हैं, फिर जो टेंस डिजिट प्लेस पर जो डिजिट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 4 = 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 1 = 5 + 2 7। इसका मतलब 50 के 14 नोट्स हो तो टोटल अमाउंट इज 700। नाउ 4 नोट्स ऑफ 500, 500 के 4 नोट्स, तो मल्टीप्लायर में 2 0 है तो प्रोडक्ट में 2 0 रख देंगे, एंड 5 4 = 20, तो कितने रुपीज हो जाएगा टोटल? 2000 रुपीज। 8 नोट्स ऑफ रुपीज 20, 20 के 8 नोट्स तो 28 = 160। 3 नोट्स ऑफ 200, 200 200 के 3 नोट्स, तो 2 0 प्रोडक्ट में एंड 2 3 = 6, 600 रुपीज हो जाएंगे। 25 नोट्स ऑफ रुपीज 2, 2 के 25 नोट्स, तो 20 2 5 = 10, 2 2 = 4 और 1 5, 50 रुपीज हो जाएंगे, है ना? 2 रुपीज के 25 नोट्स हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 50 रुपीज। 2 नोट्स ऑफ 2000, 2000 के 2 नोट्स, तो 2 2 = 4 और प्रोडक्ट में 3 0, 4000 रुपीज हो जाएंगे। 9 नोट्स ऑफ 100, 100 के 9 नोट्स, तो 900 = 900। तो इस तरीके से हम टोटल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। आपके पास 5 रुपीज के 4 नोट हो और मैं पूछूं कि टोटल कितना अमाउंट है, तो आप क्या करोगे? 5 4 = 20, जितने नोट्स आपके पास हैं और जिसके हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है? अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 मेक 300 रुपीज? अब यहाँ तो ऐसा था कि 9 नोट्स ऑफ 100 दिए हैं कि 100 100 के 9 नोट्स हैं आपके पास, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया?
तो आपने क्या किया, 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 900 रुपीज हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि आपको टोटल अमाउंट बता दिया है कि इतना आपको करना है, तो आपको उसके लिए 50 के कितने नोट्स चाहिए। तो क्या करोगे आप, 300 को 50 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो 50 से 300 डिवाइड 6 टाइम, 50 6 300, इसका मतलब 50 के 6 नोट्स मिलके 300 रुपीज बनाएंगे। समझ में आया? सी कैसे करोगे देखो। ओके, 300 रुपीज है ना। 300 रुपीज है। सो 300 को हम किससे करेंगे, 50 के कितने नोट्स मिलके 300 रुपीज बनाएंगे। तो 300 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 6 देखो, 6 0 0 एंड 6 5 30। इसका मतलब 50 के 6 नोट्स जो हैं वो मिलके कितने बनाएंगे, 300 रुपीज बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 20 मेक रुपीज 180, कि 20 के कितने रुपीज मिलके 180 रुपीज बनाएंगे। तो हम ऐसे ही 180 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 20 9 180, तो 9 नोट्स जो है 20 के मिलके 180 बनाएंगे। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 500 मेक्स 8000, अब 500 के कितने नोट्स मिलके 8000 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 8000 को 500 डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये इसको इजी करने के लिए एक दूसरा वे क्या है, 8000 है ना, 8000 को आपको किससे डिवाइड करना है, 500 से, डिवाइड बाय 500। तो क्या करना है, दो 20 जो है वो 20 कट हो जाएगा, और 5 1 5, हाउ मेनी रिमेनिंग, 3 रिमेनिंग, तो 30 30, 5 6 30। तो इसे इजी वे में भी आप इसको कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया 20 से 20 कट गए, अब 80 को सीधे डिवाइड कर दो 5 से। सो 5 1 5, 8 माइनस 5 3, डाउन किया 0, और 5 6 30। इट मीन्स कितने नोट चाहिए हमें, 500 के 8000 बनाने के लिए 16 नोट्स चाहिए। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 500 100 एंड 5 मेक 620, टोटल हमें 620 बनाने हैं। तो 500 के कितने नोट लूं, 100 के कितने नोट लूं, और 5 के कितने नोट लूं कि 620 बन जाए। देखो 620 बनाने के लिए तो 500 का एक नोट लेंगे, है ना, और 100 का एक लेंगे, तो ये मिलके कितना बन गया 600। अब बचा कितना 20, है ना, 500 का 1 नोट, 100 का 1 नोट, तो 500 प्लस 100 हो गया 600, तो 620। अब बचता कितना है 20, तो 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 4 20, इसका मतलब 5 के मुझे कितने नोट चाहिए, 4 नोट, है ना, 4 5 20, तो 0 प्लस 0 2, और 5 प्लस 6 हो गया 620। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नोट ऑफ 500, 1 नोट ऑफ 100 एंड 4 नोट्स ऑफ 5 मेक्स रुपीज 620। मतलब 620 बनाने के लिए 500 का 1 नोट, 100 का 1 नोट, और 5 के 4 नोट चाहिए, तो 620 बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 100 50 एंड 10 मेक्स 230। तो देखो 100 का तो एक नोट चाहिए, 50 के 2 नोट्स, 50 प्लस 50 100 हो गया, तो 200 हो जाएगा, तो 50 के 2 नोट्स तो 100 हो गया। अब बचता है 30, तो 30 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 10 3 30, तो मतलब 3 नोट चाहिए 10 के, ना, 10 3 30, तो हो गया 230 रुपीज। तो इसका मतलब 230 रुपीज बनाने के लिए मुझे 100 का 1 नोट, 50 के 2 नोट्स, और 10 के 3 नोट्स चाहिए, तो मिलके बन जाएगा 230 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंटरेस्ट पेड इन द टेबल गिवन बिलो। अब देखो अमाउंट है, अमाउंट विद इंटरेस्ट, जैसे मैंने बैंक से 500 रुपीज लिए, तो मुझे बैंक को विद इंटरेस्ट वो पैसे लौटाने हैं, तो मैंने लौटाए 570 रुपीज। तो कितना इंटरेस्ट दिया मैंने 500 के ऊपर, तो क्या करेंगे 570 से 500 को माइनस करेंगे, है ना। मैंने 500 का लोन लिया था, लेकिन मैंने जो वापस किया तो मैंने 570 रुपीज वापस किए, तो मैंने कितना इंटरेस्ट पेड किया। तो 570 में से 500 को माइनस करेंगे
तो देखो 0 माइनस 0, 7 माइनस 0 7 एंड 5 माइनस 5 0, तो मतलब कितना रुपीस मैंने इंटरेस्ट दिया 70 रुपीज, तो आंसर इज 70 रुपीज। ऐसे अमाउंट है 956, अमाउंट विद इंटरेस्ट है 1015, तो कितना इंटरेस्ट पेड किया, तो 1000 जितना मैंने टोटल पेड किया है उसमें से जितना टोटल अमाउंट था तो कितना था 956, उसको हम माइनस करेंगे, तो सी 6 माइनस 5 माइनस 6 इज पॉसिबल नहीं, तो यहां से हमने बोरो किया, यहां रह गया 0। नाउ 15 माइनस 6 9, ठीक है, अब यह है 0, तो यहाँ 10 से एक बोरो ले लिया, तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ रह गया 9। नाउ 10 माइनस 5 5 एंड 9 माइनस 9 0, इसका मतलब कितना इंटरेस्ट पेड किया 59, है ना। इसी तरह से और भी सम करने हैं। अमाउंट है 723, अमाउंट विद इंटरेस्ट 852, तो 852 से 723 को माइनस कर देंगे तो 129 आंसर आएगा, जो इतना इंटरेस्ट हमने पेड किया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 1232 अमाउंट था, विद इंटरेस्ट हो गया 1339, तो 1339 से 1232 को माइनस करेंगे तो आंसर इज 107, और ऐसे 2009 अमाउंट था, विद इंटरेस्ट हो गया 2246, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, दिस सब्ट्रैक्ट दिस, तो इंटरेस्ट हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन है, हरीलाल took a loan of rupees 300 from a bank. हरीलाल ने बैंक से 300 रुपीस का लोन लिया। He will deposited rupees 54 each month in the bank up to 6 months. हरीलाल ने बैंक से लोन लिया और वो हर महीने मतलब 6 महीने तक 54 रुपीस चुकाता गया। And Babulal took a loan of rupees 300 from a money lending firm. और बाबूलाल ने भी 300 रुपए का लोन लिया, लेकिन उसने कहाँ से लिया, जो ऐसे कर्जा देते ना, ऐसी फर्म होती है जो बोलते हैं इतना पैसा लो फिर हमको इतने सारे इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना, तो उसने 300 रुपीज वहां से लिए और उससे 6 महीने के बाद 360 रुपीज उनको लौटाए। तो हु हैज टू पे मोर मनी एंड हाउ मच, किसने ज्यादा मनी पे किया और कितना। तो इसका तो 6 मंथ्स का दिया हुआ है कि उसने 300 रुपीज लोन लिया था और 6 मंथ्स के बाद 360 लौटाया, पर हरीलाल का 300 रुपीज उसने लोन लिया लेकिन हर महीने उसने 54 रुपीज चुकाए हैं, तो 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा ना। तो मनी ही डिपॉजिटेड बाय हिम इन ईच मंथ इज 54 रुपीज, तो टोटल मनी डिपॉजिट बाय हिम, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 6, तो सी क्या स्टेटमेंट बनेगा, पहले क्या लिया है उसने, लोन टेकन बाय हरीलाल, हरीलाल ने कितना टोटल वो लिया है लोन 300 रुपीज फ्रॉम बैंक, है ना। अब मनी ही डिपॉजिटेड बाय हिम इन ईच मंथ, हर महीने वो कितना चुकाता था रुपीज 54, तो टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम, तो टोटल कितना मनी डिपॉजिट किया उसने 54 मल्टीप्लाई बाय 6, एक महीने में 54 रुपीज वो देता है बैंक को, तो 6 महीने में कितना देगा, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, मतलब वो 6 महीने में उसने कितना पेड किया 324, और लोन टेकन बाय बाबूलाल रुपीज 300 फ्रॉम अ मनी लेंडिंग फर्म, है ना, और मनी पेड बाय हिम इन 6 मंथ 360 रुपीज, उसने 6 महीने में कितना पे किया है 360, तो विच वन इज बिगर 360 की 324, 360 इज ग्रेटर देन 324, तो है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि किसने ज्यादा पे किया, बाबूलाल, और कितना, हाउ मच, तो 360 से 324 को माइनस किया तो आंसर आया 36, तो बाबूलाल गेव रुपीज 36 मोर, तो बाबूलाल ने 36 रुपीज ज्यादा दिए। समझ में आया, मतलब दोनों, हरीलाल ने भी बैंक से लोन लिया 300 का, और हाँ, और बाबूलाल ने भी 300 रुपीज लोन लिया, लेकिन उसने मनी लेंडिंग से लिया, उसने बैंक से लिया, है ना। तो उसका बताया था हरीलाल का कि वो हर महीने 54 रुपीज देता था बैंक को और 6 महीने तक भरना था, और इसने 6 मंथ्स में 360 रुपीज दिए। तो पहले हमने क्या किया, हरीलाल का 6 मंथ्स का अमाउंट निकाला, तो दोनों का अमाउंट मालूम चल गया, 6 मंथ के बाद इसने 324 पे किए, इसने 360 पे किए, तो किसने ज्यादा पे किए, बाबूलाल ने, और कितना, तो 360 324 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आ गया 36 रुपीज। सेम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है कि शंकर लाल टुक अ लोन ऑफ रुपीज 600 फ्रॉम अ बैंक, शंकर लाल ने
₹6,000 लोन लिया बैंक से एक दुकान बनाने के लिए, और ही विल डिपॉजिटेड ₹1,060 ईच मंथ, और वो हर महीने कितना डिपॉजिट करता था बैंक में? 1,060 इन द बैंक अप टू 6 months तक. एंड रजनी भाई टुक अ लोन ऑफ ₹600 फ्रॉम अ मनी लेंडिंग फर्म, और इसने मनी लेंडिंग फर्म से लिया ₹6,000, और उसने 6 महीने बाद उनको 6,600 पे किया. तो हु हैज टू पे मोर मनी एंड हाउ मच? तो सेम है, यहाँ 6,000, दोनों ने 6,000 लोन लिया है, यहाँ पे 6 मंथ का दिया हुआ है रजनी भाई का कि उसने 6 महीने बाद 6,600 लौटा है, और यहाँ क्या दिया हुआ है? 1 मंथ में वो कितना पे करता है. तो पहले हम 6 मंथ का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? लोन टेकन बाय शंकर लाल इज इक्वल टू 6,000 फ्रॉम बैंक, मनी ही डिपॉजिटेड बाय हिम इन ईच मंथ ₹1,060. तो टोटल मनी डिपॉजिट बाय हिम इन 6 months, तो 1,060 मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 6 zeros are 0, 6 6 are 36, 6 का 6 3 कैरी, 6 zeros are 0, 0 plus 3 3, and 6 ones are 6. तो टोटल मनी पेड बाय हिम इन 6 months इज 6,360. और रजनी भाई ने 6,000 का जो लोन लिया, किससे लिया? मनी लेंडिंग फॉर्म से. उसने कितने पे किए 6 मंथ के बाद? 6,600. तो कौन सा नंबर बड़ा है? 6,360 के 6,600? तो 6,600 इज ग्रेटर देन 6,360. और कितना ज्यादा पे किया? तो 6,600 में से 6,360 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आया 240. इट मींस रजनी भाई गेव ₹240 मोर. तो समझ में आया क्वेश्चन? दोनों सेम क्वेश्चन थे, बस अमाउंट का चेंज था कि दो जन थे, दोनों ने अलग अलग जगह से लोन लिया. एक ने बैंक से लिया दोनों क्वेश्चन में, और एक ने मनी लेंडिंग फॉर्म से लिया. जो मनी लेंडिंग फॉर्म से लिया उसका तो 6 मंथ का अमाउंट दिया है, लेकिन जिसने बैंक से लिया उसका 1 मंथ का अमाउंट दिया है. तो उसका पहले हम 6 मंथ का अमाउंट निकालेंगे, फिर दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे कि इसने 6 मंथ के बाद कितना पे किया, मनी लेंडिंग वाले ने कितना पे किया. तो जो मनी लेंडिंग वाले ने ज्यादा पे किया था क्योंकि वो नंबर बड़ा है, और कितना ज्यादा पे किया उसमें से हम कम वाले को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा. जैसे बाबूलाल गेव ₹36 मोर, और इन दिस क्वेश्चन रजनी भाई गेव ₹240 मोर. समझ में आया? अब आता है 5th क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल. अब यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उनका बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस और हाउ मच दिया हुआ है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि आइटम क्या है. जैसे पेंसिल है ना, आइटम दिया हुआ है पेंसिल. तो बाइंग प्राइस क्या होता है? व्हाट इज बाइंग प्राइस? वो प्राइस जिसमें हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई चीज खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं बाइंग प्राइस. और सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिसमें हम उस चीज को बेचते हैं, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. अब प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है? देखो, जब हमारा बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, मतलब जैसे मैंने एक चॉकलेट ₹5 की खरीदी, ठीक है, एक चॉकलेट मैंने ₹5 की खरीदी, तो उसका जो बाइंग प्राइस हो गया, है ना, जैसे एक चॉकलेट मैंने ₹5 में खरीदी, तो उसका बाइंग प्राइस क्या हो गया? ₹5. ठीक है, कितना हो गया? ₹5. अब मैंने उस चॉकलेट को मेरी फ्रेंड को बेच दिया, उसने बोला मुझे दे देना ये चॉकलेट खाने के लिए, तो मैंने क्या किया, उसको वो चॉकलेट ₹10 में बेच दी. मैंने बोला ये ₹10 की है चॉकलेट, तो उसने मुझे ₹10 दे दिए. तो अब क्या हुआ, मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना, क्योंकि खरीद तो मैंने ₹5 में थी और बेच कितने दी में दी? ₹10 में. इसका मतलब जब बाइंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस लिखते हैं, रुको, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बाइंग प्राइस से, तो क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है. मतलब जब कोई चीज ज्यादा में बिक जाती है, जितने में हमने खरीदी थी उससे ज्यादा में, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है. समझ में आया? और अगर बाइंग प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, जैसे अब ये चॉकलेट मैंने अगर ₹5 में खरीदी और मेरी फ्रेंड ने बोला मुझे दे दे चॉकलेट, तो मैंने उसको ₹2 में दे दी, है ना, तो कम में दे दी, तो मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया ना, क्योंकि खरीदी मैंने ज्यादा में थी और बेची कम में. तो जब बाइंग प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से,
तो क्या होता है, हमें लॉस होता है। समझ में आया? प्रॉफिट लॉस क्या होता है, है ना? प्रॉफिट क्या होता है कि जब हमारा कोई चीज ज्यादा में बिक जाए, कम में खरीदी हो और ज्यादा में बिक जाए, तो हमारा होता है प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बाइंग प्राइस। तो व्हाट हैपेंड, प्रॉफिट इज हैपेंड। बट व्हेन बाइंग प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो व्हाट हैपेंड, लॉस इज हैपेंड। ओके, तो इन फर्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज ₹35 में खरीदी। 10 पेंसिल जो है वो 35 रुपीज में खरीदी और सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, 40 रुपीज। तो मतलब ज्यादा में बिकी है, कम में खरीदी थी और ज्यादा में बिकी है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। और कितना, तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस से बाइंग प्राइस को माइनस कर दोगे, तो 40 माइनस 35, 5 बचा, 5 रुपीज का फायदा हुआ। अब 30 नोटबुक्स 135 रुपीज की खरीदी थी, बाइंग प्राइस इज 135 और बेची कितनी, सेलिंग प्राइस इज 165। तो देखो सेलिंग प्राइस बढ़ा है ना बाइंग प्राइस से, तो क्या हुआ हमको, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ, उसके लिए क्या करेंगे, 165 से 165 से 135 को माइनस कर देंगे, 135। तो सी 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 3 3, तो 1 माइनस 1 0। तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ हमको, 30 रुपीस का। अब सब क्वेश्चन वैसे ही करने हैं, देखो 5 कंपास बॉक्सेस, सेलिंग प्राइस 185, सॉरी बाइंग प्राइस 185, सेलिंग प्राइस 210। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। कितना, दिस माइनस दिस, तो आंसर आ गया 25। वन टेबल 325 की खरीदी, बाइंग प्राइस इज 325, सेलिंग प्राइस 403 रुपीज। तो कम में खरीदी थी, ज्यादा में बिकी है, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट। कितना, 403 माइनस 325, आंसर इज 78। नाउ वन चेयर, बाइंग प्राइस इज 340 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 285। अब यहां देखो, चेयर खरीदी तो 340 में थी और बिकी कितनी, 285 में, कम में बिकी ना, तो बाइंग प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो व्हाट हैपेंड, लॉस इज हैपेंड। क्या हुआ, लॉस। कितना, बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 55 रुपीज का नुकसान हो गया, लॉस मतलब नुकसान। अब एक टीवी 9645 रुपीज का खरीदा था और बिका कितना, सेलिंग प्राइस इज 8992। तो ज्यादा में खरीदा था और कम में बिका है ना, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस। कितने रुपीस का, दिस माइनस दिस, तो 653 रुपीस का। 4 kg ग्रेप्स 280 रुपीस के खरीदे, बाइंग प्राइस इज 280 और सेल कितने में हुए, 310 में। तो 300 मतलब बड़ा है, तो ज्यादा में बिके हैं, तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना, दिस माइनस दिस, आंसर इज 30 रुपीज। तो इस तरीके से ये सारे सम कर लेने हैं, ठीक है। बस देखना है कौन बड़ा है। देखो यहाँ 390 325, तो बाइंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हो गया, लॉस। कितना, दिस माइनस दिस, हेयर 270 बाइंग प्राइस, 246 सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो क्या हो गया, लॉस। की ज्यादा में चीज खरीदी थी, बिकी कम में, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपीस का, दिस माइनस दिस। नाउ बाइंग प्राइस इज 786 एंड सेलिंग प्राइस इज 894, तो क्या हो गया, फायदा हो गया, कम में खरीदी थी, ज्यादा में बिकी, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। कितना, दिस माइन, मतलब जब हाउ मच पूछा हो तो जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है, बाइंग प्राइस छोटा है, तो एसपी माइनस बीपी, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। और अगर बाइंग प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके लॉस निकाल देंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? Okay, now next question. Answer the following questions on the basis of the detail given in the table. अब यहाँ एक टेबल दी हुई है, उसमें कॉस्ट दी हुई है ना, और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे 15 पेंसिल की कॉस्ट दी है, 12 पेन्स की कॉस्ट दी है, 8 स्टेपलर की कॉस्ट दी है, 4 शार्पनर की कॉस्ट दी है और 7 फेविस्टिक की कॉस्ट दी है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल? तो अब हमें 15 पेंसिल की कॉस्ट दी है और फर्स्ट क्वेश्चन है 25 पेंसिल की कॉस्ट बताओ। तो पहले हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो हमने क्या किया, 45 दो 15 पेन, जब मैंने बोला था ज्यादा का दिया हो और एक का पूछा हो तब क्या होता है, डिवाइड। ये सिखाया था मैंने आप लोगों को, है ना, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाया था कि जब ज्यादा का दिया हो और एक का पूछा हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल is 45 rupees. So what is the cost of one pencil?
तो 45 डिवाइडेड बाय 15, 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक पेंसिल की कॉस्ट मिल गई। तो हमने क्या किया, इन सब आइटम्स की एक एक चीज की कॉस्ट फाइंड कर ली पहले, है ना। तो 15 पेंसिल की कॉस्ट 45 रुपीज, तो वन पेंसिल की कॉस्ट 45 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 3 जा 45, तो वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, 3 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज रुपीज 120, 12 पेन्स की कॉस्ट 120 है, तो वन पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 120 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 10 जा 120, तो एक पेन की कॉस्ट आ गई 10 रुपीज। 8 स्टेपलर्स, स्टेपलर जानते हो जो पेपर्स को स्टेपल करते हैं, उनकी कॉस्ट 240 रुपीज है, तो वन स्टेपलर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 240 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 3 जा 24 और 0 30 रुपीज। नाउ 4 शार्पनर्स, 4 शार्पनर की कॉस्ट 8 रुपीज, तो वन शार्पनर की कॉस्ट 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, तो एक शार्पनर की कॉस्ट आ गई 2 रुपीज। 7 फेविस्टिक्स की कॉस्ट 245, तो वन फेविस्टिक की कॉस्ट 245 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड किया, देखो 7 3 जा 21, 3 रिमेनिंग, 5 को डाउन किया 35, 7 5 जा 35। तो हमने क्या किया, इन सबको डिवाइड करके वन वन थिंग की कॉस्ट फाइंड कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 75 रुपीज। What is the cost of 18 pens? The cost of one pen is 10 rupees. The cost of 18 pens is 18 multiplied by 10. 18 tens are 180 rupees. आ गया? What is the cost of 12 staplers? The cost of one stapler is 30 rupees. The cost of 12 stapler is, अब बताया था मैंने, इस तरह का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये जीरो जो है मल्टीप्लायर का वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 360 रुपीज, है ना। So what is the cost of 10 फेविस्टिक, तो वन फेविस्टिक की कॉस्ट 35 रुपीज, तो 10 फेविस्टिक की कॉस्ट 35 मल्टीप्लाई बाई 10, 350 रुपीज। What is the total cost of 20 pencils and 3 staplers? तो पहले हम 20 पेंसिल की कॉस्ट निकालेंगे, तो 20 एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज, तो 20 की 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 60। एक स्टेपलर की कॉस्ट 30 रुपीज, तो 3 स्टेपलर की कॉस्ट 30 मल्टीप्लाई बाई 3 90 रुपीज, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 0 + 0 0, 9 + 6 15, 150 रुपीज। What is the total cost of 15 pens and 8 फेविस्टिक? तो cost of one pen is rupees 10, तो cost of 15 pen, तो 15 multiplied by 10, 15 tens are 150. Cost of one फेविस्टिक is 35, तो cost of 8 फेविस्टिक 35 multiplied by 8, 8 5s are 40 का 0, 4 carry, 8 3s are 24, 24 plus 4 28, तो 0 + 0 0, 8 + 5 13, 1 carry, 2 + 1 3 + 1 4, total is 430 रुपीज। तो समझ में आया, इजी था ना, कितना इजी है, देखो हमने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सम किए थे, बस इसमें याद ये देखना है कि जो टेबल हमें दिया था वो कुछ 15 पेंसिल की कॉस्ट दी थी, 12 पेन की, 8 स्टेपलर की, 4 शार्पनर्स की, 7 फेविस्टिक्स की कॉस्ट दी थी, और यहाँ हमें और ज्यादा की कॉस्ट पूछी थी। तो हमने पहले क्या किया, डिवाइड कर करके वन वन थिंग की कॉस्ट फाइंड कर ली। तो जब हमें वन चीज की कॉस्ट मालूम है, फिर जितना पूछा है उसको उससे मल्टीप्लाई करके उतने का आंसर हमने फाइंड कर लिया। समझ में आया? नाउ 7th क्वेश्चन सेम है, देखो, द रेट लिस्ट ऑफ अ जंक शॉप इज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लिस्ट। अब यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट दी हुई है, उसके बेसिस पर नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सिंपल सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हमें देखो वेस्ट पेपर पर केजी कॉस्ट दी हुई है, मतलब 1 केजी की कॉस्ट दी हुई है, 1 केजी वेस्ट पेपर की कॉस्ट है 8 रुपीज, 1 केजी न्यूज पेपर की कॉस्ट है 15 रुपीज, 1 केजी आयरन, आयरन मतलब लोखंड होता है ना, उसकी कॉस्ट है 25 रुपीज, 1 केजी ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, उसकी कॉस्ट है 280 रुपीज, और प्लास्टिक, प्लास्टिक की 1 केजी की कॉस्ट है 14 रुपीज, तो 1 केजी की कॉस्ट दी हुई है। So first question, what will be the price of 40 kg newspaper? तो cost of 1 kg newspaper is, ऊपर से प्राइस देखो, 1 kg newspaper की कॉस्ट कितनी है 15, तो 40 kg newspaper की कॉस्ट कितनी होगी 15 मल्टीप्लाई बाई 40, तो मल्टीप्लाई का 0 ऐसे आ गया, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 1 जा 4 + 2 6, तो 40 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट आ गई 600 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 22 kg प्लास्टिक वेस्ट? तो प्लास्टिक का 1 kg का वेस्ट कितना है, प्राइस कितना 14 रुपीज, तो 22 का कितना होगा 14 मल्टीप्लाई बाई 20, सेम सब ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो
how much money will be earned on selling 25 kg waste paper? तो 1 kg वेस्ट पेपर की कॉस्ट 8 रुपीज है, तो 25 kg ऑफ वेस्ट पेपर कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 8, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना। अब देखो, हाउ मच मनी विल बी अर्न ऑन सेलिंग 12 kg आयरन? तो 1 kg आयरन की कॉस्ट 25 रुपीज, तो 12 kg ऑफ आयरन की कॉस्ट 25 मल्टीप्लाई बाय 12 है ना। What will be the price of 5 kg brass waste? 1 kg ब्रास की कॉस्ट 280 रुपीज है, सी दिया है ना यहाँ पे 280 रुपीज 1 kg ब्रास की कॉस्ट। सो 5 kg ब्रास की कॉस्ट कितनी होगी? 280 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 0 0, 5 8 40 का 0, 4 कैरी, 5 2 10 प्लस 4 14, तो 5 kg ब्रास की कॉस्ट आ गई 1400. Now, how much money does Suresh earn if he sells 5 kg waste paper and 4 kg न्यूज़पेपर? अब दो चीज बेची है, अभी तक तो हम एक एक चीज की कॉस्ट फाइंड कर रहे थे, मतलब आयरन पूछा था 12 kg आयरन की कॉस्ट कितनी है, 5 kg ब्रास वेस्ट की कॉस्ट कितनी है, 25 kg वेस्ट पेपर की कॉस्ट कितनी है। अब इसने दो चीज बेची है, तो टोटल कितना अर्न किया उसने? तो फर्स्ट ही सेल 5 kg वेस्ट पेपर, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg वेस्ट पेपर इज ₹8, so cost of 5 kg waste paper is 8 5s are 40 rupees, and cost of 1 kg newspaper is 15 rupees, so cost of 4 kg newspaper 14 4s are 60. तो total money earned by Suresh 40 plus 60 is equal to 100. तो मतलब टोटल कितना रुपीस अर्न किया उसने? जो जितना वेस्ट पेपर से सेल अर्न किया, जितना न्यूज़पेपर से अर्न किया, दोनों को प्लस कर दिया, तो 100 रुपीज उसकी अर्निंग हो गई। नाउ हाउ मच मनी डज सुशीला बहन अर्न if she sells 15 kg iron and 20 kg plastic? तो 1 kg आयरन की कॉस्ट कितनी थी? 25 रुपीज, तो 15 kg आयरन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25 मल्टीप्लाई बाय 15, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 375. अब कॉस्ट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज 14 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 20 kg प्लास्टिक इज 14 मल्टीप्लाई बाय 20, 280. तो टोटल मनी अर्न बाय सुशीला बहन 375 प्लस 280, आंसर इज 655. सेम यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ऐसे है। अब इसमें तीन चीज उसने बेची है, 6 kg वेस्ट पेपर, 7 kg न्यूज पेपर और 8 kg आयरन। 1 kg वेस्ट पेपर की कॉस्ट 8 थी, तो 6 kg वेस्ट पेपर की कॉस्ट कितनी रहेगी? 8 6 48. 1 kg न्यूज पेपर की कॉस्ट 15 थी, तो 7 kg न्यूज पेपर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 105. 1 kg आयरन की कॉस्ट 25 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 200. तो टोटल मनी अर्न बाई अमिता बहन 48 प्लस 105 प्लस 200, 8 प्लस 5 13 का 3, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, 353 उसने अर्न किया। अब सेम ऐसा है, हाउ मच मनी विल बी अर्न ऑन सेलिंग 2 kg ऑफ ईच आइटम? अब कितने आइटम थे? 5 आइटम थे, और सब आइटम उसने 2-2 किलो बेचा है, 2-2 kg अर्न किया है। तो मैंने देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, कॉस्ट ऑफ 1 वेस्ट पेपर, कॉस्ट ऑफ 1 न्यूज़पेपर ऐसा नहीं लिखा है। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ वेस्ट पेपर, तो 1 kg वेस्ट पेपर की कॉस्ट कितनी थी? 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16. कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ न्यूज़पेपर 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30. कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ आयरन 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 50. कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ब्रास 280 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 560. कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ प्लास्टिक 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 28. तो टोटल अर्निंग by selling all item सबको प्लस किया तो आंसर आया 684. अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 9 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, छोटे छोटे से मल्टीप्लिकेशन है। नाउ जयंती लाल सेल्स 30 kg न्यूज़पेपर एंड 9 kg आयरन। जयंती लाल ने 30 kg न्यूज़पेपर बेचा और 9 kg आयरन बेचा। दशरथ लाल सेल्स 40 kg वेस्ट पेपर एंड 80 kg प्लास्टिक, और दशरथ लाल ने 40 kg वेस्ट पेपर बेचा और 18 kg प्लास्टिक बेचा। तो हु विल अर्न मोर मनी? किसने ज्यादा मनी कमाया और कितना? देखो, तो कॉस्ट ऑफ 30 kg न्यूज़पेपर, 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज, तो 30 की कितनी हो जाएगी? 30 मल्टीप्लाई बाई 15, तो देखो 1 0 तो एज इट इज आ गया, 3 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4, 450. और कॉस्ट ऑफ 9 kg आयरन 25 मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि 1 kg आयरन की कॉस्ट 25 रुपीज, तो 9 kg आयरन की कॉस्ट 25 मल्टीप्लाई बाई 9 225. तो टोटल मनी अर्न बाय जयंती लाल 450 प्लस 250, तो आंसर आया 675. अब इसने क्या बेचा? दशरथ लाल ने वेस्ट पेपर और प्लास्टिक, तो कॉस्ट ऑफ 40 kg वेस्ट पेपर 40 मल्टीप्लाई बाई 8
320. Cost of 18 kg plastic, 18 multiplied by 14 is equal to 250. So total money earned by Dashrath Lal, 320 plus 250, 670. So which one is bigger? 675 is greater than 670 है ना? 675 is greater than 670. इसका मतलब किसने ज्यादा अर्निंग की? जयंती लाल earns more money. For how much? तो 675 minus 670. तो आंसर आया 5 रुपीज, मतलब 5 रुपए ज्यादा कमाए जयंती लाल ने दशरथ लाल से। समझ में? इजी है ना, बस खाली मल्टीप्लीकेशन है छोटे छोटे से। अब देखो, इफ प्रीति अर्न्स 140 इन 1 डे, अगर प्रीति एक दिन में 140 रुपीज कमाती है तो देन हाउ मच डज शी अर्न इन 30 डेज? तो 30 डेज में कितना कमाएगी? एक दिन का दिया है, 30 डेज का पूछा है, तो 140 मल्टीप्लाई बाई 30, तो मनी अर्न बाय प्रीति इन 1 डे रुपीज 140, तो मनी अर्न बाय प्रीति इन 30 डेज 140 मल्टीप्लाई बाय 30। अब देखो 30 मल्टीप्लायर का 0 प्रोडक्ट में आ जाएगा, देन 3 zeros are 0, 3 4s are 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 1s are 3 plus 1 4, 44,200 रुपीज। तो 30 डेज में कितना कमाएगी? 4,200 रुपीज। नाउ इफ सोनू अर्न्स रुपीज 6,000 इन 1 मंथ, एक मंथ में 6,000 रुपीज कमाता है, तो हाउ मच डज शी अर्न इन 12 मंथ्स? तो 12 मंथ्स में कितना कमाएगी? कितना सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, एक मंथ का दिया है, 12 मंथ का पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 zeros are 0, 12 zeros are 0, 12 zeros are 0, 12 6 are 48, तो कितना कमाएगा वो 12 मंथ में? 48,000। Now next question, if Manu Bhai earns 150 in 1 day, then how much does he earn in 2 weeks, 40 days and 90 days? मतलब एक दिन में कितना कमाता है वो? 150। 1 डे में वो कितना कमाता है? 150 रुपीज, है ना? तो 2 वीक्स में कितना कमाएगा, 40 डेज में कितना कमाएगा और 90 डेज में कितना कमाएगा? तो देखो 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 7 डेज। तो 2 वीक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14 डेज, है ना? 2 वीक्स पूछा है, एक दिन का दिया हुआ है, तो पहले हम वीक्स को कन्वर्ट कर देंगे डेज में। तो वी नो दैट 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, सो इन 2 वीक्स हाउ मेनी डेज आर देयर? 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 डेज। और मनु भाई मनी अर्न बाय मनु भाई इन 1 डे कितना? 150। तो पहले 14 डेज में कितना अर्न करेगा? तो 150 मल्टीप्लाई बाई 14, देन 40 डेज में कितना अर्न करेगा? 150 मल्टीप्लाई बाई 40, और 90 डेज में कितना अर्न किया? 150 मल्टीप्लाई बाई 90। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया। तो 14 डेज में 2,100 रुपीज अर्न करेगा, 40 डेज में 6,000 अर्न करेगा, और 90 डेज में 13,500 रुपीज अर्न करेगा। समझ में आया? नाउ सी, Rama saved rupees 992 for 2 years in her saving bank. Does she have enough amount to purchase board game, toy and story book from the item given below? अब रामा के पास 992 रुपीज है, इतना उसने जमा किया है बैंक में बचा बचा के 992। अब नीचे कुछ गेम्स के प्राइस दिए हुए हैं, अब उसको कुछ चीजें खरीदनी है। कौन कौन सी? बोर्ड गेम, टॉय और स्टोरी बुक खरीदनी है। तो क्या खरीद पाएगी? तो कितना देखो, मनी रामा हेड, मनी कितनी है रामा के पास? 992। और कौन सी 3 चीज खरीदनी है उसको? बोर्ड गेम, टॉय और स्टोरी बुक। तो कॉस्ट ऑफ बोर्ड गेम इज रुपीज 345, कॉस्ट ऑफ टॉय इज 238 एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक इज 400 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ दीज 3 आइटम, इन तीनों आइटम की टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। 8 + 5 13 का 3 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 3 8 एंड 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 983। और उसके पास कितना अमाउंट है? 992। तो इसका मतलब 992 इज ग्रेटर देन 983। तो उसके पास इनफ मनी है ना, वो तीनों चीज खरीद सकती है। तो यस, रामा हैव इनफ मनी टू परचेज बोर्ड गेम, टॉय एंड स्टोरी बुक। इसका मतलब वो तीनों चीज खरीद सकती है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि बैंक में उसके पास इतने रुपीज है, 992 रुपीज उसके पास है। अभी नीचे 5 आइटम दिए हुए हैं, उसमें से उसको 3 आइटम खरीदने, एक बोर्ड गेम, एक टॉय और एक स्टोरी बुक। तो हमने क्या किया, पहले जो आइटम उसे खरीदने हैं उनका टोटल अमाउंट फाइंड कर लिया कि टोटल अमाउंट कितना है उन तीनों चीज का। तो वो था 983।
तो 983 जो है वो कम है 992 से, इसका मतलब वो इजीली तीनों चीज खरीद सकती है। तो आंसर क्या हो गया? यस, रामा हैव इनफ मनी टू परचेज बोर्ड गेम, टॉय एंड स्टोरी बुक्स, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भावना बहन बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, ठीक है, एंड शी पेड ₹867। शी सोल्ड दिस जंक टू अ बिग जंक शॉप। भावना बहन ने क्या किया, एक कबाड़ी वाले से कुछ कबाड़ा खरीदा और उसने वहां उसको पे किए, ₹867 पे किए। फिर उसने क्या किया, उस कबाड़े को लेके एक बहुत बड़े दुकान में बेच दिया। दुकान बड़ी जंक शॉप थी, बड़ी कबाड़े की दुकान थी, वहां बेच दिया। दैट शॉपकीपर गेव द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स टू हर एज पर बिलो। अब उस दुकान वाले ने उसको ये पैसा उसको वापस किया। देन शी मेड प्रॉफिट और लॉस इन दिस डील और हाउ मच। अब उसको उस डील में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ है तो कितना, लॉस हुआ है तो कितना। तो टोटल उसने बाइंग प्राइस उसका क्या था, सी बाइंग प्राइस मतलब कितने में उसने वो कबाड़ा खरीदा दुकान से। सो बाइंग प्राइस इज 867। अब उसने क्या किया, इतने में कबाड़ा खरीद के उस कबाड़े को एक बहुत बड़ी कबाड़े की दुकान में बेच दिया। तो शॉपकीपर ने उसको ये पैसे दिए। अब आपको ये टोटल कलेक्ट बताना है कि टोटल कितना मनी उसको उसने दिया। तो देखो 6 नोट्स ऑफ 100, एक सेकेंड, हाँ फिर मैं ऐसे करती हूँ। तो देखो 6 नोट्स ऑफ 100 है, 6 नोट्स ऑफ 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, ₹600। फिर कितने, 3 नोट्स ऑफ 50, तो 3 नोट्स ऑफ 50 मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 3 0 का 0, 3 5 15, ₹150 हो गए। नाउ 7 नोट्स ऑफ 20, पहले हमने बड़े बड़े जैसे 100 का हो गया, 50 का हो गया, 20 का हो गया, 10 का हो गया, फिर 5 का लेंगे, ठीक है। तो 7 नोट्स ऑफ 20, 7 नोट्स ऑफ 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ₹140 हो गए। नाउ 10 नोट्स ऑफ 4 notes of 10, 4 notes of 10, तो 10 4s are 40. Then 10 notes of 5, तो 10 multiply by 5 50, और ये ₹1 का कॉइन, 6 कॉइन्स ऑफ ₹1, तो 6 1s are 6। अब इन सबको प्लस किया, देखो तो आपको ये ध्यान रखना है, वंस की प्लेस के नीचे वंस लिखना है, टेंस की प्लेस के नीचे टेंस लिखना है, और 100 की प्लेस के नीचे 100 लिखना है। तो वंस तो एक ही है 6, नाउ 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 का 8, 1 कैरी, 6 + 1 7 8 9, तो टोटल इसको कितना अमाउंट मिला, 986। और उसने कितने में बेचा था, खरीदा कितने में था उसने, 967। तो क्या ज्यादा है, 967 बड़ा है कि 986 बड़ा है, 986 इज ग्रेटर देन 867। तो इसको मतलब क्या हुआ, बाइंग प्राइस जो हो गया कम हो गया, सेलिंग प्राइस उसका बड़ा हो गया। तो जब मैंने बोला सेलिंग प्राइस बड़ा होता है बाइंग प्राइस से, तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट। फिर पूछा था उन्होंने हाउ मच, तो हमने सेलिंग प्राइस से बाइंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आया 119। तो शी मेड प्रॉफिट ऑफ ₹119। तो उसको क्या किया उसने, कितने का प्रॉफिट किया, ₹119 का उसको प्रॉफिट हुआ। तो समझ में आया क्या किया, मतलब उसने एक दुकान से ₹867 का जंक खरीदा था, बाद में उसने उस जंक को बड़ी जंक में बेच दिया। तो शॉपकीपर ने उसको ऐसे पैसे दिए, 100 के नोट्स दिए, 6 3 50 के नोट्स दिए, 7 20 के नोट्स दिए, 4 10 के नोट्स दिए, और 10 नोट्स 5 के दिए, और 1 1 के 6 कॉइन्स दिए। तो हमने वो सब काउंट करके मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाला, जो कि ज्यादा आया। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बाइंग प्राइस, इट मींस व्हाट हैपेंड, प्रॉफिट इज हैपेंड। और हाउ मच, तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस से बाइंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें आंसर मिल गया। अब देखो जो 10th क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एज पर एग्जांपल, ये मैं अभी आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, और जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको वैसे वो सम करने। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, तब आपको उसको करने हैं, ठीक है। अब आता है टेस्ट योरसेल्फ, एमसीक्यूज क्वेश्चंस। नरेंद्र स्पेंड ₹20 इन अ डे फॉर बस फेयर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन 1 month। इसका मतलब सी, वो एक दिन में ₹25, 1 डे में कितना खर्च करता है, ₹25
25। ठीक है, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन 1 मंथ, तो एक मंथ में कितना करेगा, 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 30 डेज, इसका मतलब 30 डेज में कितना करेगा, तो 20 सॉरी सो 25 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का 0 एक प्रोडक्ट में आ जाएगा, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, इसका मतलब 1 मंथ में कितना कमाएगा वो, 750 रुपीज, तो आंसर इज सी। ठीक है, सोमिल अर्न्स रुपीज 275 इन अ डे, एक दिन में कितना कमाता है, 275। सो हाउ मच डज ही अर्न इन 1 वीक, तो 1 वीक में कितना कमाएगा, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो 1 डे में 275 अर्न करता है, तो 7 डेज में 275 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 50, 51 52, 2 5 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, तो आंसर इज 1925 इज द आंसर। तो समझ में आया, देखो है ना, 1 डे का दिया था, 1 मंथ का पूछा था, 1 मंथ में 30 डेज, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 30 हो गया, 1 डे का दिया है, 1 वीक का पूछा है, तो 1 वीक में कितने डेज, 7 डेज, तो 1 डे में 275, तो 7 डेज में 275 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ सी, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर, 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी है, ₹6, तो देन कॉस्ट ऑफ 35 kg, 1 kg की 6 रुपीज, तो 35 kg की 35 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 19 20 21, 210 rupees. The value of 200 rupees, 150 rupees and 310 rupees, मतलब 100 का रुपीस, ओके, 150 रुपीज नोट, तो 50 यहाँ आएगा, देन 310 रुपीज नोट, 310 रुपीज नोट, तो 3 10 जा 30, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0, 5 प्लस 3 8 और 1 का 1, तो कितने रुपीज हो गया, 180 रुपीज ना, द वैल्यू ऑफ, अच्छा 200 रुपीज है, 2 1 नहीं 200 रुपीज, तो ये हो जाएगा 200 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 200 रुपीज, 150 रुपीज का नोट तो 50 और 310 रुपीज, तो 3 10 जा 30, तो कितना हो जाएगा 280, तो आंसर इज 280। समझ में आया कैसा करना है, तो बहुत कितना सिंपल था, 1 kg का कॉस्ट दिया था हर जगह पर, और कुछ 30 डेज का पूछा था, या 1 वीक का पूछा था, या 2 वीक्स का पूछा था, तो एकदम सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन थे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, ये आप अपने वर्कबुक में फिल कर लेना, और बस यही आपका SA1 का जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है, उसमें ये 6 चैप्टर ही आपके आएंगे। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, उसको देख के आपको फिर ये सम्स करने हैं अपने आप से। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।